नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सुखीजा आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया जाना है, उसके लिए फंड्स शो करने पड़ते हैं और ये फंड्स कैसे शो करने हैं। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो या आप अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हो, आपके मन में ये ट्रबल चल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए फंड्स कैसे शो करने हैं 20-30 लाख रुपया, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, फंड्स का मतलब क्या है? बेसिकली फंड्स क्यों शो करने हैं? ऑस्ट्रेलिया चाहता है, देखो ऑस्ट्रेलिया में 4 चीजें हैं जो आपको शो करनी है, जो ऑस्ट्रेलिया चाहता है। एक तो आपको ये दिखाना है कि आपके पास 1 साल की फीस भरने के लिए पैसा है। 1 साल की फीस वो जिस भी आप कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो या यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो, तो आपको वेरी करती है, वो 20,000 से लेके $50,000 तक हो सकती है। दूसरा, वहाँ भी लिविंग कॉस्ट, 1 साल का रहने सहने का खर्चा जो होता है वो $21,041, तो ये फिक्स है 21,041। तीसरा, एयरफेयर मतलब अगर आपके ऑस्ट्रेलिया जाना है तो जहाज की टिकट भी लेनी है, तो एज्यूम करते हैं कि 1 साल में आप अगर 1 या 2 बार आते हो तो $2,500। अब ये चेंज हुआ है, पहले ये 2,000 था, अभी ये 2,500 हो गया है। और चौथा है ओवरसीज हेल्थ कवर। ये कंपलसरी है कि हर स्टूडेंट को ओवरसीज हेल्थ कवर मेंटेन कर, हेल्थ कवर मतलब मेडिकल आपका कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपके पास कवर होना चाहिए। तो अगर आप जितनी भी देर, ये कितनी ड्यूरेशन का होता है, जितनी देर का आपका कोर्स है, तो फ्रेंड्स अगर इन चारों को अगर जोड़ें, डिपेंडिंग एक एवरेज अगर मैं बनाऊं तो अप्रोक्सीमेटली $55,000 बन जाता है। और अगर इसको मैं इंडियन जो $55 या $56 पर उसका डॉलर रेट चल रहा है, तो उसके हिसाब से ये 30 लाख बन जाता है, जिसमें आपकी 1 साल की फीस और आपका लिविंग कॉस्ट और आपका ओवरसीज हेल्थ कवर और जैसा मैंने आपको बताया। तो ये कैसे शो कर सकते हैं? इसमें क्या क्या जो वो कहते हैं ना कि ट्रिक्स क्या है, कैसे हम ये बेसिकली कर सकते हैं जिनके पास ओल्ड फंड्स, क्योंकि जब भी फंड्स शो करने की बात आती है तो उसमें सबसे पहले यही आता है कि फंड्स ओल्ड चाहिए। और कितने पुराने, कितने ओल्ड? मिनिमम 3 मंथ्स। तो यही जनरली सुनने में आता है कि ऑस्ट्रेलिया को पुराना पैसा चाहिए। ये थोड़ा सा गलत धारणा है। ऑस्ट्रेलिया में जैसे कि आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे अलग अलग लेवल्स की ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज है, लेवल 1 यूनिवर्सिटीज है और फिर लेवल 2 यूनिवर्सिटीज है। ये जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है ना, अभी कितना पुराना चाहिए? क्या ये 1 डे ओल्ड फंड चाहिए या 1 मंथ ओल्ड फंड चाहिए या 3 मंथ्स ओल्ड या फिर 6 मंथ्स ओल्ड? ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। तो आप भी अगर थोड़ा ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो रिसर्च कर सकते हैं अपने एजेंट से या कंसल्टेंट, जहां भी जिसके पास भी आप जा रहे हैं, उनसे बात करिए कि आपको वो सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बताए जहां पे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो लेवल 1 या लेवल 2 यूनिवर्सिटीज। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लेवल 2 है वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है और लेवल 1 भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो स्ट्रिक्ट है। तो पॉइंट ये है कि हम क्या क्या शो कर सकते हैं। सबसे पहले, जो सबसे इजीएस्ट एंड द सेफेस्ट फॉर्म टू शो मनी इन ऑस्ट्रेलिया इज एजुकेशन लोन। यस, बहुत सारे पेरेंट्स को ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि हम अपने बच्चे के लिए ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहते हैं, और वो लोन जो है एजुकेशन लोन की कैटेगरी का है, लेकिन फिर भी आपको फंड शो करने पड़ेंगे। नो, आपको एक्स्ट्रा फंड शो नहीं करने पड़ते हैं। अगर आपने मान लो आपकी पढ़ाई मतलब 25 लाख या 20 लाख आपने एजुकेशन लोन लिया है और आपने 30 लाख शो करने थे, तो वो 30 में से 20 लाख का लोन जो आपने लिया है और 10 लाख उसके अलावा आप यूज कर सकते हो, आपके पास कोई भी सेविंग्स है तो। एजुकेशन लोन के बारे में ये, और एजुकेशन लोन अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। रिमेंबर, ऑस्ट्रेलिया ने एक लिस्ट जारी की हुई है कि कौन कौन से बैंक्स जो है, नेशनलाइज्ड बैंक की लिस्ट उनकी डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे है कि कहाँ से एजुकेशन लोन लेना है। तो एक बार वो कंसल्ट जरूर कर लें लोन लेने से पहले, कहीं आप ग्रामीण बैंक से या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास ना चले जाए और बाद में आपको परेशानी, या फिर जो कुछ ऐसी कॉर्पोरेशंस है जैसे प्राइवेट कंपनीज है, तो वहां से नहीं चलेगा। दूसरी चीज जो चलती है दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर आपके पास आपके फैमिली में किसी भी मेंबर के पास आपके पास फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, वो एक्सेप्टेबल है फुली। तीसरा, अगर आपके पास
आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा है और वो मेंटेन्ड है, डिपेंडिंग ऑन द, अगेन मैंने जैसे बताया कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो वो मेंटेन्ड आपके पास है, तो उसकी स्टेटमेंट लेके अगर आप देते हो तो वो एक्सेप्टेबल मानी जाती है। अगर आपके पास पीपीएफ है, पीपीएफ बहुत लोगों के पास होता है, वो भी एक्सेप्टेबल सोर्स ऑफ फंड्स में माना जाता है। बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब्स में है पेरेंट्स, उनके जीपीएफ होते हैं, जैसे नॉर्मली ये जीपीएफ गवर्नमेंट जॉब्स में होता है, ये नहीं एक्सेप्ट होगा। बहुत साल पहले ये हो जाता था, अभी जीपीएफ को क्या कहते हैं कि आपको उसको विड्रॉ करवा के अपने सेविंग्स में लेके आओ और फिर वो एक्सेप्ट हो जाएगा एज अ सोर्स ऑफ फंड्स। बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी सवाल होता है कि हमारे पास बहुत सारा गोल्ड पड़ा है, क्या हम गोल्ड को बेच के फंड शो कर सकते हैं, या फिर हम गोल्ड के अगेंस्ट लोन लेके कर सकते हैं? तो माय आंसर इज बिग नो। जहां भी गोल्ड आ गया तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर आप एग्रीकल्चर जो है आप कर रहे हो, तो एग्रीकल्चर का बहुत एक क्योंकि पंजाब में ज़्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर इनकम बेस पे होते हैं। एग्रीकल्चर इनकम कैसे शो कर सकते हैं? वेरी सिंपल, साल में 2 बार आप जब फसल बेचते हो तो वो पैसा आपके अकाउंट में आता है, जो आपका आड़तिया है वो आपके अकाउंट में डालता है। अगर आड़तिया ने आज पैसा डाला है तो उसके अगेंस्ट आपके पास जे फॉर्म होगा, आपके पास और भी प्रूफ है, आपकी जमीन का प्रूफ है, तो वो आप शो करके आप उसको दिखा सकते हो। और इसके लिए आपको ये पुराना करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसी ट्रांसफर्स होंगी जो मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको पुराना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरली बच्चे ये बोलते हैं या पेरेंट्स ये बोलते हैं कि ये हमारे पास पैसे तो है, लेकिन क्या इसको पुराना करना पड़ेगा 3 महीने? तो माय आंसर इज नो। अगर जैसे सपोज करो अभी अप्रैल में अगले साल आपकी जो फसल बिकेगी, तो उसके अगेंस्ट आपको जितना पैसा मिलेगा 10, 15, 20 लाख, वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है, जब भी अकाउंट में कोई पैसा आता है उसका सोर्स मानते हैं वो। तो व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स? एक्सेप्टेबल सोर्स कौन सा है? देखो, टू बी वेरी क्लियर, अगर आप 1 लाख से ज्यादा कुछ भी कैश डिपॉजिट करवाते हो अकाउंट में, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि 1 लाख रुपया बहुत होता है और वो पूछते हैं आपसे कि 1 लाख रुपया कैश कहाँ से आपने डिपॉजिट करवाया। तो मेरी आपको सजेशन यही रहेगी कि अगर आप अपने बच्चे को आगे 6 महीने में या अगले साल में भेजना प्लानिंग कर रहे हैं, तो कैश डिपॉजिट मत करिए, ठीक है। अगर आपके पास कैश का सोर्स है तो फिर तो ही करिए, नहीं तो नहीं करिए। दूसरी बात, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, मान लो अच्छा, प्रॉपर्टी में भी 2 चीजें आती है। तो होता है बयाना, आपने आज किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया टू सेल द प्रॉपर्टी, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। पहले चल जाता था, बहुत साल पहले कुछ लोग हैं जो हमें आगे बोलते हैं कि हम बयाना करवा लेते हैं, तो बयाना इज नॉट एक्सेप्टेबल। व्हाट इज एक्सेप्टेबल इज प्रॉपर जो सेल डीड है, जब जो मतलब रजिस्ट्री की कॉपी लगती है और आपको वो शो करनी पड़ती है और आपके अकाउंट में जो पैसा आया है वो एक्सेप्ट हो जाता है। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल की है, कोई भी प्लॉट हो सकता है, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है जो आपके किसी भी फैमिली मेंबर के नाम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम, जैसे स्पाउस केसेस के बारे में होता है, स्पाउस केसेस में कौन फंड शो कर सकता है? रादर एक नॉर्मल स्टूडेंट है, अगर चलो स्पाउस केस की बात बाद में करते हैं, इफ a single student is applying for Australia, तो उसके फंड्स कौन शो कर सकता है? देखिए, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो माँ बाप, पेरेंट्स, फिर ब्रदर सिस्टर, फिर उसके दादा दादी, नाना नानी, और ब्लड रिलेशन में बच्चे के, अगर मैं कहता हूँ कि मासी, तो ये बच्चे की मासी है, ना कि बच्चे के पापा की मासी। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अब बच्चे की मासी, बच्चे की बुआ, बच्चे का चाचा, बच्चे का ताया, है ना, ये सब लोग मिलके कर सकते हैं। और बिलीव मी, ऐसा नहीं करना कि सबसे थोड़े थोड़े पैसे ले लिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की एक रहती है कि आप मतलब सजेस्ट करते हैं कि 3 से ज्यादा आप स्पॉन्सर मत ऐड करो। और जब भी देखो फंड शो करने हैं, हम ये कहते हैं कि पेरेंट्स
अपने दादा दादी नाना नानी, और इसके अलावा अगर आप किसी और को ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी भी करता है, देयर इज नो फिक्स रूल कि कितने स्पॉन्सर चाहिए। पास्ट में हमने कई बार ज़्यादा स्पॉन्सर्स भी लिए हैं और एक्सेप्ट हुए हैं, वीज़ा आए हैं, लेकिन स्टिल सम यूनिवर्सिटीज आर रिजिड एंड दे डोंट वांट टू चेंज दैट। अब जब फंड्स की रिक्वायरमेंट की बात आई है तो जैसे मैंने कहा कि 30 लाख रुपया शो करना है, ये ट्रिक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी। हमने बहुत बार इसको अप्लाई किया है और इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। जब आप फी भरते हो, ऑस्ट्रेलिया में आपको 6 महीने की फीस भरनी होती है, तो अगर आपके पास फंड्स थोड़े कम पड़ रहे हैं तो आप अपनी जो फी है उसको बढ़ा के 1 साल की भर सकते हो, और रिमेनिंग जो बैलेंस रह जाता है, मान लो आपने पूरी 1 साल की फीस भर दी, तो पीछे क्या रह गया? आपने ओवरसीज हेल्थ कवर भी भरना है, तो पीछे क्या रह गया? एयर फेयर और लिविंग कॉस्ट। और एयर फेयर और लिविंग कॉस्ट ये 25 हज़ार डॉलर पर, मतलब 21,000 प्लस 2500, इनको जोड़ दो और फिर इनको 55 के साथ मल्टीप्लाई करो और आपके जितने फंड्स बने वो फंड्स आप शो कर सकते हो। और ये रिमेंबर, बिना यूनिवर्सिटी के अप्रूवल के नहीं करना। यूनिवर्सिटी अप्रूव करेगी तो ही आप भरना, नहीं तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो फंड्स में ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अक्सर देखता हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स आके मुझे पूछते हैं कि मेरे पास मेरे बिजनेस में करंट अकाउंट है, तो मैं करंट अकाउंट से अगर पैसे ट्रांसफर करता हूँ आज, तो क्या वो एक्सेप्टेबल सोर्स ऑफ फंड्स है? तो माय आंसर इज यस, इट इज आल्सो एक्सेप्टेबल सोर्स ऑफ फंड्स। You can use your money, you can transfer from your current account to saving account and show as a proof. बहुत सारे पेरेंट्स को ये नहीं समझ में आता कि पैसा अगर हमने शो किया है, अकाउंट में डाला है और हमारे पास सोर्स है, लेकिन फिर भी इसको 3 महीने पुराना करना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल है, अगर आपने कहीं से भी पैसा आपके अकाउंट में आया है और यू हैव एक्सेप्टेबल सोर्स जो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, तो आपको वो पुराने करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल एज इट इज़ उसको शो कर सकते हो। और साइड बाय साइड आपको जो चीज़ें वो मांगते हैं, जैसे बैंक्स की रिक्वायरमेंट होती है कि हर एक फंड वेरीफाइबल होना चाहिए, आपके फंड्स होने चाहिए। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ, ये हमारी प्रैक्टिस में रही है पिछले कई सालों से, कि वी नेवर एवर सजेस्ट फंड्स विच आर आर्टिफिशियली मेड। मतलब आप समझ रहे हो कि बहुत सारी ऐसे हैं जो कंसल्टेंट जो बच्चों को कहते हैं कि फंड शो कर देते हैं, लेकिन वो शो करने में कहीं ना कहीं कई बार कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हो जाती हैं जो बच्चे को महंगी पड़ सकती है। तो ध्यान रखना, अगर आप देखो, मैं आपको पर्सनल सजेशन देता हूँ, 3 महीने ऑस्ट्रेलिया लेट चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास 3 महीने पुराने फंड्स नहीं है जिस आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो आप जुलाई में चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जेन्युइन फंड्स के साथ जाओ, कल को आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्यूचर में कभी भी आपको, मतलब इवन देखो, वीजा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वीजा ही नहीं आए तो सब कुछ है। मैंने पास में देखा है लोगों को जो फंड्स वेरिफिकेशन होती है, यूनिवर्सिटीज मांग लेती हैं, तो उस टाइम पे फिर या तो 420 लग जाती है या फिर बच्चों को अपने केसेस विड्रॉ करने पड़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने फाइल को जेन्युइन फंड्स के साथ लगाइए। और अगर कुछ वो यूनिवर्सिटीज, अगर आपके पास बिल्कुल भी पुराना पैसा नहीं है, तो उन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो जो बिल्कुल 1 डे ओल्ड फंड एक्सेप्ट कर लेती है। और उन यूनिवर्सिटीज की अगर नाम जानने हैं तो आप मुझे मेरे ऑफिस में आके मिलिए, हम आपको बताएंगे कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। और ये हम रूटीन प्रैक्टिस में कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे रूटीन में जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और उनके पास पुराने फंड्स भी नहीं है। तो अगर इसके अलावा जो हमने आज अभी डिस्कस किया कि फंड्स कैसे शो करने हैं, कौन कौन से सोर्स है, कौन कौन फंड शो कर सकता है और कितने चाहिए, तो मुझे आई एम श्योर कि इस वीडियो में आपको वो सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ, अभी भी आपको इस वीडियो में लग रहा है कि मुझे कुछ और जानकारी चाहिए, मुझे इस नंबर पे, आप जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करिए, अपॉइंटमेंट फिक्स करिए। मिलते हैं फिर आपसे मेरे ऑफिस में, वेट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।